गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 3 और जो टॉपिक रहने वाला है आज का आपका है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हम रिएक्शन की रेट को यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं उसकी। तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि एक तो आपकी जो रेट रिएक्शन की जो भी रेट है, ठीक है, उसको हम 2 कैटेगरी में यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। एक तो रेट आप किस में पता करना चाहते हो, एक आपका क्वालिटेटिव, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मोस्ट ऑफ आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, और क्वालिटेटिव को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करती है भाई कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन है उसको लेकर के हम यहाँ पर कुछ बात करना चाहेंगे जिसके अंदर कुछ फैक्टर आएंगे। और जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव की बात आएगी वहाँ पर हम बात करेंगे रेट लॉ। ठीक है, और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर यहाँ पर आएगा मोलिकुलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फैक्टर को हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो हमारा 3rd लेक्चर है वो रहेगा क्वालिटेटिव। ठीक है, और जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को लेकर के। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वो फर्स्ट आपकी है रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्टेंट का है वो कैसा, नेचर की हम बात कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शन है जिसको जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की जब भी हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो बनता आपका NO2। और ये जो रिएक्शन है वो है आपकी फास्ट रिएक्शन। और यहाँ पर हम दूसरे केस में लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है वो है स्लो। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर हमने पहले आपको बताया है कि रिएक्टेंट का जो नेचर है उसके ऊपर रिएक्शन की रेट क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट हो रखी है उनमें क्या है, एनर्जी जो बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी है उनमें क्या आ रखा है, डिफरेंस आ रखा है। तो यहाँ पर ये वाले इस रिएक्शन के जो बॉन्ड हैं यहाँ पर क्या है वो आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो क्या है, बहुत लो। और यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी क्या है, हाई। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी हाई लगती है जिसकी वजह से ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड को ब्रेक करना है वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो है जिसकी वजह से ये फास्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात किया है कि रिएक्टेंट के नेचर, मतलब रिएक्टेंट का जो नेचर है कि उसके अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, उसको टूटने में लगने वाली एनर्जी वहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी फास्ट, ये हो जाएगी स्लो। तो पहला हमने बात की कि जो रिएक्शन की रेट होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के ऊपर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की, ठीक है, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ठीक है इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ही रेट भी क्या होती जाएगी, रिएक्शन की रेट। ठीक है, रिएक्शन की रेट जो भी है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये बात की जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसकी, ये रिएक्टेंट की। ठीक है, रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिएक्शन की रेट भी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो किसको लेकर के हम बात करेंगे, ये साफ़ कर दें, ठीक है। अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर को लेकर के, ठीक है। तो टेम्परेचर को लेकर के हम बात करेंगे। थर्ड फैक्टर हमारे पास कौन सा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को लेकर के हमने ये देखा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, वैसे वैसे रिएक्शन की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है, आगे हम बात करेंगे इसको लेकर के, जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस आप किसी भी रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो उस रिएक्शन के अंदर जो रेट होती है उसकी रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर दिया तो उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगले हम बात करते हैं यहाँ पर किसको लेकर के, प्रेशर को लेकर के, ठीक है, प्रेशर को लेकर के। तो प्रेशर को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ पर किस फॉर्म में, गैसियस, जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, गैस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रेशर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे रिएक्शन की रेट, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगला आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यहाँ पर ये हो रखा है कि जैसे आपका जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है और उनके अंदर जो एटम है आपके, ठीक है, उनका जितना साइज क्या होगा, साइज स्मॉल होगा, ठीक है। साइज स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर, सरफेस एरिया ग्रेटर हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया आपका ग्रेटर हो रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया एटम, यहाँ पर आप कोई कंपाउंड मान सकते हो, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर या एटम, इसको एलिमेंट बोल सकते हो, एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की जो रेट है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर जो भी आपका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एलिमेंट या एटम जो भी है, उनका साइज स्मॉल होने का मतलब, साइज अगर स्मॉल है तो वहाँ पर सरफेस एरिया आपका ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये बात सोचने की है। बट आप ये देखिए, जैसे कोई भी आपकी कोई रिएक्शन की रेट है तो वहाँ पर, ठीक है, एक तो आपका बड़ा मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर इसी का आप ऐसे साइज छोटा करते जाओ और इसके क्या कर दो, इसको कट कर दो, तो जैसे जैसे आप इसको कट करते जाओगे तो यहाँ से हर एक जो आपका ये ब्लॉक बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, साइज एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एरिया आपका इंक्रीज हो रखा है तो वहाँ पर रिएक्शन की रेट मैंने क्या बताया, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से सरफेस एरिया को लेकर के हमने बात की, क्योंकि वहाँ पर साइज क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड का क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगली हम बात करते हैं 6 की, बिठा दे इसको। अब 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर आपका क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डार्क रूम होता है वहाँ पर प्रोसीड नहीं करती हैं। अगर वो प्रोसीड नहीं करती हैं, वो रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जब भी सनलाइट के अंदर हम उसको लेकर के जाते हैं तो वो उसकी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आपका यहाँ पर H2 प्लस Cl2, तो ये आपका क्या बनेगा, 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में
यहाँ पर हमने देखा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसीड होती है, और जैसे आप सनलाइट में इसको करते हो तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट के आने से रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 6 फैक्टर को पढ़ा है, ठीक है, और जो 6 फैक्टर जो आपके थे वो किसको लेकर के थे, वो आपके क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव को लेकर के हमने बात की। और जहाँ पर बात आएगी क्वांटिटेटिव को लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपका वहाँ पर रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी वहाँ पर हमको समझनी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन की रेट किस तरीके से इंक्रीज होती है। फ़िलहाल हमने आपका ये हो गया क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव पढ़ा है हमने, ठीक है, ये नहीं, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्वालिटेटिव पढ़ लिया है, क्वांटिटेटिव को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो ये हो गया आपका जो लेक्चर नंबर 3 है।